हिंदुस्तानी लेखक के मन में यह भाव आया कि भारत के जो अंग्रेजों का विरोध करने वाले लोग थे उनका जगह नरक में था। इस प्रकार की मानसिकता से संपन्न देश में अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध एक वातावरण बने इस तरह से कि हमें अपना स्वशासन, अपना खुद का स्वराज कायम करना है। ये विचारधारा स्वराज की तब तक बहुत पुष्ट न हो पाती जब तक कि आपको अपना इतिहास, सांस्कृतिक इतिहास आप अच्छी तरह से आप न जान पाते, क्योंकि आपको इस बात से परिचय होगा ही कि कैसे अंग्रेजों ने भारतवर्ष में शिक्षा व्यवस्था लागू की और जो उनके शिक्षा व्यवस्था लागू करने वाले जो उनके चिंतक थे, जिन्हें नकाले का नाम दिया जाता है, कि वो किस तरह से भारत की संस्कृति के बारे में बड़े ही अपमानपूर्वक बातें रखते थे कि ऐसे लोगों से किस प्रकार की नैतिकता की अपेक्षा की जाए, जो बहुत से ऐसे धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं जिन्हें बहुत सी अनैतिकता की बातें हैं। और इसी तरह से यद्यपि अंग्रेज कुछ ऐसे भी विद्वान थे, जैसे विलियम जोन्स का नाम आपके सामने आता है, कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के जज थे, जिन्होंने प्राचीन भारत के बारे में बहुत सी ज्ञान पूरे विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया और विश्व से प्रभावित हुआ। लेकिन सामान्यतः 19वीं शताब्दी में एक बड़ी गुलामी की मानसिकता लोगों के मन में थी, अपने में गौरव का भाव नहीं था। इस गौरव के भाव को स्थापित करने के लिए जो बहुत बड़े चीज की जरूरत थी वो था कि यहां के लोग ये बात जाने कि कैसे हमारे देश की जो सांस्कृतिक विरासत है वो विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, अभियांत्रिकी के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में किस तरह से बहुत श्रेष्ठ विरासत है और वो विरासत कैसे सबको प्राप्त हो, उसके बारे में कैसे जानकारी प्राप्त हो। तो ये जरूरी था कि एक विश्वविद्यालय की स्थापना हो जो एक रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी हो, जहां पर लोग रहें, बच्चे लोग रह करके पढ़ें, यहाँ के अध्यापक उनके साथ रहें और उनको ज्ञान प्राप्त हो, आधुनिक ज्ञान प्राप्त हो और प्राचीन बातों से परिचित हो। और इस ज्ञान के प्राप्त करने के दौर में जो बच्चे या विद्यार्थी यहाँ से पैदा होंगे वो जहां भी जाएंगे वह एक गौरव से युक्त होंगे और उनके मन में यह भाव होगा कि हमें अपने देश में अपनी स्वतंत्रता हमें चाहिए। और वास्तव में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़े हुए जो विद्यार्थी रहे उन लोगों ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दिया, लेकिन खुद अपने आप में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की जो प्रक्रिया थी, ये प्रक्रिया खुद में एक बहुत बड़े, एक अभूतपूर्व चेतना को जन्म देती है। वो चेतना को हम कह सकते हैं कि एक राष्ट्रीय चेतना, भारत में राष्ट्रीय चेतना का जन्म विभिन्न अर्थों में 1857 के विद्रोह को आप राष्ट्रीय चेतना कह सकते हैं कि विदेशी शासन के विरुद्ध संघर्ष करने में जब लोग एकजुट हो तो कहा जा सकता है कि वो एक राष्ट्र की चेतना से अनुप्राणित है। परंतु ये राष्ट्रीय चेतना बहुत दूरी तक लोगों के साथ जुड़े, लोगों के मन को अनुप्राणित करे, इस बात को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण की प्रक्रिया के साथ देख सकते हैं कि हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जो उस समय की सरकार ने जो शर्तें रखी थी कि कैसे आपको 1 करोड़ रुपया उस समय का आपकी सोसाइटी के पास इकट्ठा होना चाहिए
और उसको आप अपनी आपकी सोसाइटी हो जिसके पास अपनी भूमि हो, तो इस पूरी प्रक्रिया को मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज के संदर्भ में 1 करोड़ रुपए का जो भी मूल्यांकन कर सके आप, उस समय 1 करोड़ रुपया, अगर आज उस समय का 1 रुपया 1000 रुपए के बराबर है तो 1000 करोड़ रुपया हुआ। कैसे 1000 करोड़ रुपया या 1 करोड़ रुपया इकट्ठा किया जाए, उसके बारे में जो चर्चा है कि हिंदू विश्वविद्यालय के जो समाज के सोसाइटी के लोग थे, उन्होंने पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया, एक एक स्थान के भ्रमण की चर्चा है। अगर हम कहना चाहें कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक और गुजरात से असम तक और वर्तमान पाकिस्तान के लाहौर और मुल्तान तक और बांग्लादेश के तमाम ढाका वगैरह जो राज्य है वहां तक जो शहर है, उन सभी इलाकों में काशी हिंदू विश्वविद्यालय सोसाइटी के लोगों ने भ्रमण किया, वहां गए, वहां के लोगों को हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में, स्थापना के बारे में बताया और लोगों से भिक्षा, उनसे योगदान लिया। और इसी प्रक्रिया में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उस समय का जो राजमंडल था, हिंदू राजमंडल मैं कहूंगा, जो यहाँ के स्थानीय राजा लोग थे, उन लोगों ने बहुत बारीकी से पंडित मदन मोहन मालवीय के इस प्रस्ताव को देखा हिंदू विश्वविद्यालय बनाने का, और उनसे कहा, ये बात ऑन रिकॉर्ड मिलती है कई जगहों पर, कि अगर आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का समर्थन मिलेगा तभी आपको हम हिंदू विश्वविद्यालय के लिए पैसा देंगे। और उन्होंने कहा कि आप इस सोसाइटी के हम अध्यक्ष हो जाएंगे, हो सकते हैं, क्योंकि मालवीय चाहते थे कि इसमें से राजमंडल में से लोग अध्यक्ष हों, पैसे का योगदान करें। तो उन लोगों ने कहा कि हम तभी अध्यक्ष बनेंगे, जैसे उसमें महाराजा बीकानेर का नाम आता है और भी लोगों का। उन्होंने कहा, इवन बनारस के राजा ने भी कहा, जिनके बारे में बहुत सी चर्चाएं हैं कि बड़ा योगदान किया उन्होंने और किया भी, लेकिन उन लोग बहुत अलर्ट थे कि इस योजना के बारे में हिंदू विश्वविद्यालय के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या सोचती है। और जो तमाम जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स है, जो आर्काइव्स में पड़ी हुई रिपोर्ट्स है, वो बताती हैं कि पंडित मदन मोहन मालवीय के बारे में जो भारत सरकार उस समय की थी, अंग्रेज सरकार, वो बहुत ही उनका समर्थक नहीं थी, उनके प्रति बहुत ही शंका की दृष्टि से उनको देखा जाता था। ऐसे तमाम उदाहरण मिलते हैं कि इनको कैसे समर्थन किया जाए। और फिर ये मालवीय जी का जीनियस कहा जाएगा कि उन्होंने उस समय की गवर्नमेंट को ये कन्विंस किया कि नहीं, हिंदू विश्वविद्यालय की योजना बहुत ठीक योजना है, और यहाँ के वायसराय से लेकर के और इंग्लैंड में जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उन लोगों ने इस बात को समझा, अपने अपने ढंग से समझा कि कैसे हम अगर हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में सहयोग करते हैं तो हमारे लिए भी बड़ी गौरव की बात है। ये जब बाद में उनके समझ में आता है, 1910 वगैरह के लगभग, 1910-11 का ये पीरियड है, तो वो लोग इसको अनाउंस करते हैं कि हम हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए हमारा सहयोग रहेगा। और जैसे उनका अनाउंसमेंट होता है, भारत का जो राजमंडल है वो इनके सहयोग के लिए खड़ा होता है। और इसके साथ ही साथ मैं इसे बताना चाहूंगा कि अंग्रेजों को ये बात कहीं से बहुत ही अच्छी लगी कि अगर हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। उनकी जो भी सोच थी, उनकी सोच थी कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय उसी समय बन रहा था, उन्होंने कहा वो भी बनना चाहिए। उसके लिए भी उन लोगों ने कहा कि हम अपना समर्थन करते हैं, और हिंदू विश्वविद्यालय के लिए भी जैसे उन्होंने अनाउंस किया कि हम अपना समर्थन करते हैं, रिकॉर्ड बताते हैं कि खुद गवर्नर जनरल ने और उस समय के यूनाइटेड प्रोविंस जहां पर की काशी हिंदू विश्वविद्यालय, उसके गवर्नर ने और बनारस के कलेक्टर ने, इन सभी लोगों ने मालवीय जी को पत्र लिखा कि आप बताइए आपको कहां जमीन चाहिए।
ये उनका बहुत बड़ा प्रयास कहा जाएगा कि पूरी सरकार जैसे उनके सामने खड़ी होकर कहे अब आप बताइए कि कहाँ जमीन आपको चाहिए और कितनी जमीन चाहिए। और मदन मोहन मालवीय के मन में बहुत डिटेल चर्चाएं हैं जो उनके बारे में उन्होंने डिटेल लिखा है कि कैसे उन्होंने बनारस के विभिन्न इलाकों का भ्रमण किया और फिर जिस इलाके में आपका हिंदू विश्वविद्यालय बना हुआ है जिसको नगवा कहते हैं, ये पूरा इलाका एक नगवा का क्षेत्र कहा जाता है, नगवा गांव रहा होगा, उस गांव के 1400 एकड़ भूमि को बनारस के कलेक्टर ने कहा कि हम आपको देते हैं और मालवीय ने कहा कि ठीक बात है और इस पूरे इलाके का सर्वेक्षण किया गया। और आप लोग लैंड एक्विजिशन एक्ट के बारे में जानते होंगे जो अभी इधर बीच जाकर 2013-14 में उसमें बदलाव आया है, वो 1898 का लैंड एक्विजिशन एक्ट जिसमें कि सार्वजनिक हितों में जमीन दी जाती है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की जमीन लेने के लिए उस एक्ट के तहत बनारस के कलेक्टर ने नोटिफिकेशन जारी किए और उन किसानों को सूचना किया कि आपकी ये जमीन ली जा रही है। और उस समय के कानूनों ने कैलकुलेट किया कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए लगभग 6 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी उस जमीन को एक्वायर करने के लिए। और कहानियों में वर्णन किया जाता है जिन्होंने इस बात को डिटेल में लिखा है कि कैसे उस समय के बनारस के बैंक ने कहा कि आप पैसा हमको धीरे धीरे देते रहिएगा, मैं खजाने में कलेक्टर के या जो सरकारी खजाना उसमें 6 लाख रुपया जमा कर देता हूं और आप हमें पैसा देते रहिएगा। और उस 6 लाख रुपए से ये पूरी जमीन जो है वो एक्वायर की गई। उस समय की बड़ी समस्याएं थी कि यहाँ के किसान लोग या जिनकी भी जमीन ली जा रही वो लोग कहाँ जाएंगे, तो वो सब के लिए भी व्यवस्था की गई। अगल बगल के कई गांव जो आज स्थापित किए गए, मालवीय जी ने उनको निवेदन करके उनके लिए स्थापित किया, उनके लिए विद्यालय खोले। और इस तरह से काशी हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना है, उसकी जो भूमि को जो एक्वायर करना है, फिर वो जमाना ऐसा था जिसके बारे में आप अप्रिशिएट करना चाहेंगे तो करें कि कैसे एक ऐसी सरकार जो बहुत बड़े कष्ट पर आधारित सरकार हो, लाखों लोगों का कष्ट कराई हो,